हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन्वर्टिब्रेट्स हम स्टार्ट कर रहे थे। इन्वर्टिब्रेट्स हमारे एनिमल किंगडम के कौन से फाइलम में आते हैं बेटा? नॉन कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं। और लास्ट वाली वीडियो से हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था? पोरीफेरा के बारे में स्टडी कर लिया था। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पोरीफेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम था, एसिमेट्रिकल थे, एसिलोमेट थे, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। जनरली एक्वेटिक थे, हैबिटेट्स के अंदर वहाँ पे स्पॉन्जोसील कैविटी होगी, ओस्टिया, ओस्क्यूलम, ये हमने पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। इसके अलावा हमने उसमें क्लासिफिकेशन भी स्टडी किया था एंड देन हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़े थे, उनका कॉमन नेम भी देखा था कि कौन से ऑर्गेनिजम को क्या नाम दिया जाता है। आज हम इन्वर्टिब्रेट्स के ही अंदर बेटा दूसरा फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड फाइलम, और उस फाइलम का नाम क्या है? सीलेंट्रेटा। क्या नाम है बेटा? सीलेंट्रेटा। तो यहाँ पे आप क्या वर्ड देख रहे हैं कि सील वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, COEL। सील का मतलब क्या है बेटा? कैविटी। और एंटर का मतलब क्या है? इंटेस्टाइन। और एटा का मतलब क्या है? ग्रुप। इसका मतलब इनकी इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसके पास एक कैविटी होती है और उस कैविटी का नाम क्या होता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे हम बेटा उसको? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सीलेंट्रेटा ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें सीलेंट्रेटा ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली 9000 लिविंग स्पीसीज कंसिडर करता है ये। और इसकी जो टर्म थी, जो सीलेंट्रेटा में कितनी स्पीसीज आती है? 9000 लिविंग स्पीसीज इस फाइलम से बिलोंग करते हैं। और एक साइंटिस्ट थे ल्यूकार्ट। क्या साइंटिस्ट थे? ल्यूकार्ट, जिन्होंने सीलेंट्रेटा की टर्म दी थी, दैट इज सीलेंट्रेट्स। इसको बेटा दूसरा नाम निडेरियंस भी कहते हैं, निडेरिया, या इसको निडेरियंस भी कहा जाता है। वो भी हम बताएंगे इनको निडेरियंस क्यों कहा जाएगा। इनका एक यूनिक कैरेक्टर होगा। क्या यूनिक कैरेक्टर होता है कि इनके पास में निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं बच्चे? निमेटोसिस्ट सेल होती हैं, या उनको हम क्या नाम देते हैं? निडेरियन सेल होते हैं, निडेरिया सेल होती है। और निमेटोसिस्ट या निमेटोब्लास्ट, और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द निमेटोसिस्ट एंड निमेटोब्लास्ट दिस इज नोन एज निडेरियन, ठीक है। हम इसी ग्रुप को नाम देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीलेंट्रेटा। अगर हम सीलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करें वन बाय वन, तो सबसे पहले आपको पता है हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। और आपको पता ही है कि ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे ऑल आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे बेटा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और एक्वेटिक में भी मोस्टली दे आर मैराइन और रेयरली दे आर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर फॉर्म है वो उसकी बहुत कम मिलती है, अदरवाइज मैक्सिमम जो फॉर्म है इसकी वो कैसे मिलती है बेटा? मैराइन मिलती है। पहली बात हमने की इसकी हैबिटेट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम इसके हैबिट्स को देखें, हैबिट्स में देखें तो कुछ एक फॉर्म इसकी कैसी होती है, कुछ एक स्पीसीज ऐसी होती है जो सेडेंटरी होंगी। सेडेंटरी मतलब ससाइड, दे आर नॉट केपेबल टू मूव, दे आर नॉट केपेबल फॉर द लोकोमोट, वो लोकोमोट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ एक स्पीसीज इसकी ऐसी होती हैं जो फ्री स्विमिंग होती हैं, जो बहुत ईजिली क्या कर सकती है? स्विम कर सकती हैं। तो कुछ एक इसमें सेडेंटरी स्पीसीज होती हैं और कुछ एक इसमें फ्री स्विमिंग स्पीसीज होती हैं। अगर हम सेडेंटरी के अंदर कॉमन एग्जांपल देखें तो कोरल या ओबेलिया, ये दोनों कोरल और ओबेलिया इसके सेडेंटरी ग्रुप में आएंगे। और अगर फ्री स्विमिंग में मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो क्या आएंगे? ओरेलिया। ओरेलिया को हम जेली फिश भी कहते हैं। ये किसके अंदर आता है बेटा? ये आता है इसके फ्री स्विमिंग सीलेंट्रेट्स के अंदर। कुछ एक इसकी फॉर्म ऐसी होती है जो अकेले रहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अकेले रहे उनको सोलेटरी कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म ग्रुप में रहते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? कॉलोनियल देते हैं, ठीक है। कुछ एक क्या होती है बेटा? सोलेटरी फॉर्म में। सोलेटरी फॉर्म में रहने वाले में एग्जाम्पल आता है हाइड्रा। और अगर ये ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? कॉलोनियल। कॉलोनियल में एग्जाम्पल हम बात करेंगे फाइसेरिया। क्या एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे? फाइसेरिया। नेक्स्ट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करें, क्या डिस्कस करें? ऑर्गेनाइजेशन। देखो पोरीफेरा में मैंने आपको कैसा ऑर्गेनाइजेशन बताया था? सेलुलर लेवल का। तो उससे थोड़ा सा हाई बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं पोरीफेरा से। तो सेल्स हैं वो मिलके क्या बना लेती हैं? वो टिश्यू बना लेती हैं। तो इनके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। किसके अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा? सीलेंट्रेटा के अंदर। अगर हम बात करें सिमेट्री की, कैसी बात करें? सिमेट्री।
पोरिफेरा कैसे थे? एसिमेट्रिकल, दैट मीन्स कि उनमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन अगर हम सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो मैक्सिममली मतलब यूजुअली हम क्या बात करेंगे? रेडियल सिमेट्री। और बेटा ये बात तो मैंने आपको बहुत पहले जब फर्स्ट वीडियो बताई थी जिसमें मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताए थे, तो वहाँ पे हमने सिमेट्री को डिफाइन किया था। रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया था। एक ऑर्गेनिज्म आता है इसके अंदर, सी एनीमोन एक टाइप का सिलेंट्रेट है। इसमें बाईरेडियल सिमेट्री होती है, बाईलेटरल नहीं, बाईरेडियल। बाईरेडियल का मतलब क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म की एक ही बॉडी के अंदर दो सिमेट्री मिले, उसमें बाईलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिले और उसमें रेडियल सिमेट्री भी मिले, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? बाईरेडियल सिमेट्री। ये तो बात थी कहाँ तक? इसके अंदर सिमेट्री तक। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट देखें कि कितनी जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी सिलेंट्रेट्स में, तो सिलेंट्रेट्स के अंदर 2 जर्म लेयर होंगी एंड दैट्स व्हाई इट इज डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब बच्चे इनमें कौन कौन सी लेयर होंगी? एक्टोडर्म लेयर एंड दूसरी कौन सी होगी बेटा? एंडोडर्म लेयर। कौन सी लेयर नहीं है यहाँ पे? मेसोडर्म लेयर यहाँ पे हमने नहीं बात की है। अगर हम बात करें इसकी बॉडी वॉल की, किसकी बात करें? बॉडी वॉल। थोड़ा सा रिकॉल करो आप पोरिफेरा को। वहाँ पे मैंने पेनोडर्म, इनेकोडर्म ये बताया था, मेसोहाइल लेयर बताई थी, जबकि यहाँ पे 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है एपिडर्मिस लेयर। कौन सी? एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर होती है, और एक होती है गैस्ट्रोडर्मिस लेयर। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रोडर्मिस है ये इसकी इनर लेयर होगी, और जो एपिडर्मिस है ये इसकी आउटर लेयर होती है। अब इन दोनों ही लेयर्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट सेल्स मिलती है। हम उन सेल्स के बारे में देखेंगे। कौन कौन सी सेल होती है बेटा? यहाँ पे देख रहे हैं एपिडर्मिस लेयर, जिसको हमने आउटर लेयर नाम दिया है। इसके अंदर एपिथेलियोमस्कुलर, इंटरस्टिशियल सेल्स, नीडोब्लास्ट सेल्स एंड नर्व सेल्स, ये सेल्स मिलती है एपिडर्मिस लेयर में। यहाँ पे ये वाली जो सेल्स हैं नीडोब्लास्ट सेल्स, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर, इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स को हमने इंपॉर्टेंट सेल नाम दिया है, और यही इसी के प्रेजेंट होने की वजह से हमने इनको निडेरियंस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? निडेरियंस। यहाँ पे नर्व सेल्स का प्रेजेंट होना क्या शो करता है? प्रीमिटिव नर्वस सिस्टम। प्रीमिटिव नर्वस सिस्टम, यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बिगिनिंग हो गई है, बहुत ही प्रीमिटिव, बहुत ही बेसिक्स नर्वस सिस्टम की फॉर्म में यहाँ पे नर्व सेल मिलेगी। लेकिन अगर आप गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में देखेंगे तो न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं, ग्लैंड सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स यहाँ पे भी मिलेंगी, और यहाँ पे सेंसरी सेल्स भी मिलेंगी। ठीक है भाई। अब हम नीडोब्लास्ट सेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि नीडोब्लास्ट सेल्स के अंदर एक ऑर्गन, एक सेल होती है जिसको हमने निमेटोसिस्ट कहा है। यहाँ पे किसका डायग्राम आप देख रहे हैं? ये मैंने निमेटोब्लास्ट सेल्स का डायग्राम बनाया है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि इसमें यूनिक सेल्स होंगी, जिसको हमने नीडोब्लास्ट नाम दिया है। एंड नीडोब्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से दे आर नोन एज निडेरियन। तो यहाँ पे देखो तो बेटा, जो नीडोब्लास्ट सेल है उनके अंदर एक स्टिंगिंग ऑर्गन होता है। क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? उसके अंदर एक स्टिंगिंग, एक सेल निमेटोसिस्ट होता है, स्टिंगिंग ऑर्गन, जिसको हमने क्या नाम दिया है? निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस्ट एक स्टिंगिंग ऑर्गन है जो अपने प्रे के अंदर क्या रिलीज कर देता है? एक टॉक्सिन रिलीज कर देगा, जिसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन। क्या नाम है? हिप्नोटॉक्सिन। और ये टॉक्सिन प्रे को पैरालाइज कर देगा। क्या कर देगा? पैरालाइज टू द प्रे। मतलब इनके पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं कि अपने प्रे को पकड़ते हैं अपने टेंटिकल्स की हेल्प से। उनके अंदर ये निमेटोब्लास्ट ये डिस्चार्ज हो जाएगी और ये हिप्नोटॉक्सिन उसके अंदर रिलीज कर देगी ताकि वो पैरालाइज हो जाए, कहीं मूव ना कर पाए, और फिर उसको इनकल कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ना, ये इसका है निमेटोब्लास्ट का जो डिस्चार्ज है, मतलब इसके अंदर ये जो इसका स्टिंगिंग ऑर्गन है बाहर की तरफ निकला हुआ है। जब ये डिस्चार्ज नहीं होती है तो ये शाफ्ट है इसके अंदर होती है। देखिए इसमें क्या क्या पार्ट होता है? निमेटोब्लास्ट सेल है, इसका न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे स्टिंगिंग ऑर्गन के 3 पार्ट हैं, ये कैप्सूल, ये वाली कवरेज जिसको मैंने कैप्सूल नाम दिया है, ये वाली यहाँ पे क्या है? शाफ्ट है, और यहाँ से क्या निकल रहा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम थ्रेड नाम दे रहे हैं। यहीं से एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको हम लेसो नाम देते हैं। और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स इसके अंदर क्या फिल करते हैं? इसके अंदर पॉइजन फिल करेंगे, और फिर उसी पॉइजन को ये अपने शाफ्ट के थ्रू प्रे के अंदर रिलीज कर देगा। पंचर करने के बाद ये उसके अंदर रिलीज कर देगा। ये बेटा नीडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर है, और ये नीडोब्लास्ट सेल्स किसके अंदर मिलती है? एपिडर्मिस लेयर के अंदर। मैंने आपको कितने लेयर बताई बच्चे?
दो लेयर बताई, एपिडर्मिस लेयर, दूसरी बताई डिस्ट्रोडर्मिस लेयर, और इन दोनों के बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होती है, और उस लेयर का क्या नाम होता है भाई? उस लेयर को हम नाम देते हैं मीजोगेलिया। क्या होती है? मीजोगेलिया लेयर है। दिस इज ए नॉन सेलुलर लेयर। ये कैसी है? नॉन सेलुलर लेयर। और इस लेयर के अंदर क्या फील्ड होता है? जिलेटिनस, नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है, कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ये माना जाता है कि एडवांस्ड सीलेंट्रेट में, कौन से सीलेंट्रेट में? एडवांस्ड सीलेंट्रेट में इट एक्ट एज मीजोडर्म। इनमें तो नहीं, लेकिन एडवांस सीलेंट्रेट में ये मीजोडर्म का काम करेंगे। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने सीलेंट्रेटा के स्टडी किए। इसके बाद सीलेंट्रेटा के अंदर क्या सीलोम होगा? सीलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। इनके अंदर कोई सीलोम नहीं होता, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? एसीलोमेट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एसीलोमेट नाम देंगे। लेकिन इनके अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक कैविटी होती है, और उस कैविटी को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी होती है भाई? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और उसी के अंदर क्या होता है? फूड का डाइजेशन होता है। क्या होता है भाई? फूड का। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का माउथ जो होगा उसको हम क्या नाम देंगे? हाइपोस्टोम। क्या नाम देंगे भाई? हाइपोस्टोम, जिसके थ्रू ये फूड को एंगल्फ करता है। फूड का डाइजेशन, सर्कुलेशन इसी कैविटी के अंदर होता है। लेकिन अगर हम फूड के न्यूट्रिशन से बात करें, न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर इसके अंदर देखो तो ये इसका एक यूनिक कैरेक्टर है बेटा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का प्रेजेंट होना, नीडोब्लास्ट सेल का प्रेजेंट होना, ये सब यूनिक कैरेक्टर है। अगर न्यूट्रिशन के बारे में बात करो तो ये कैसे होंगे? ये कार्निवोरस होते हैं एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं इनके अंदर। कैसा न्यूट्रिशन होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। डाइजेशन यहाँ पे दोनों होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप के डाइजेशन का होना। दिस इज ऑल्सो ए यूनिक कैरेक्टर। न्यूट्रिशन के बाद हम स्टडी करेंगे इसके अंदर एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कैसा होता है भाई? इनके अंदर अगर हम रेस्पिरेशन स्टडी करें तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर हम इसके अंदर एक्सक्रीशन की बात करें तो ये कैसे होंगे बच्चे? ये होंगे अमोनोटेलिक। कैसे होंगे? अमोनोटेलिक। ये दोनों ही प्रोसेस के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते, ना गिल्स होते हैं, ना लंग्स होते हैं, ना किडनी होती है, ना कोई ग्लैंड्स होते हैं। ये दोनों किसके थ्रू होते हैं? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होंगे, वाया द डिफ्यूजन। जनरल बॉडी सरफेस वाया डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे दोनों प्रोसेस टेक प्लेस करती हैं। किसके अंदर बात करी हमने? ये हमने डिस्कस किया है सीलेंट्रेटा के अंदर। इसके बाद मैं अगर बॉडी फॉर्म की बात करूँ, किसकी फॉर्म की बात करते हैं हम इसमें? बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये अकेले रहेंगे जिसको मैं सोलेटरी नाम दिया, या फिर ये कॉलोनी के अंदर रहते हैं जिसको मैं कॉलोनियल नाम दिया। कॉलोनियल्स को जोएड्स भी कहते हैं, ठीक है। और जोएड्स जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पोलिप, मेडुसा एंड ब्लास्टोस्टिड्स के। किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? पोलिप, मेडुसा एंड ब्लास्टोसाइड्स। तो हम पहले बात करते हैं पोलिप्स के बारे में, और एक हम बात करेंगे ब्लास्टोसाइड्स के बारे में, और एक आता है मेडुसा, ठीक है। और बेटा कोई ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे उस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। क्या नाम देंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसके अंदर 3 फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, पोलिप फॉर्म, ब्लास्टोसाइड्स फॉर्म एंड मेडुसा फॉर्म। इसकी जो पोलिप फॉर्म होती है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी और ये मेडुसा को बना देगी। और जो मेडुसा फॉर्म है ये इसकी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली फॉर्म है, और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पोलिप बना देती है। मेडुसा के अंदर ही गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जबकि इसके अंदर पोलिप में कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं। लेकिन अगर हम ब्लास्टोसाइड की बात करते हैं तो इसके अंदर बडिंग होती है, और बडिंग के थ्रू ये मेडुसा बनाती है। ये कैसे बनाएगी? इट फॉर्म मेडुसा बाय द बडिंग। तो हम इसको क्या नाम देंगे? ब्लास्टोसाइड। तो देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक बात तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग करने वाले जनरेशन बनेगी पोलिप, फिर पोलिप ने मेडुसा बना दिया, फिर मेडुसा ने गैमेट्स बनाए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके उसने पोलिप फिर से बना दिया, ये फिर से मेडुसा बना देगी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
एक बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली जनरेशन आ रही है, एक बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाली जनरेशन आ रही है। और ऐसे फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं? मेटाजेनेसिस। क्या नाम देंगे भाई? मेटाजेनेसिस। दोनों ही काफी यूनिक कैरेक्टर है सीलेंट रेटा के, मेटाजेनेसिस भी और पॉलीमॉर्फिज्म भी। पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने क्या मतलब बताया? एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। और मेटाजेनेसिस का मतलब क्या बताया? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम सीलेंट रेटा में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। लेकिन एसेक्सुअली जनरली किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे? बडिंग। यहाँ पे बडिंग कौन सी होगी? एक्सटर्नल। याद करो जब मैंने स्पंज के बारे में बताया था तो वहाँ पे इंटरनल बडिंग बन रही थी और इंटरनल बर्ड्स को क्या नाम दिया गया था? स्पंज। क्या नाम दिया गया था? गिम्यूल्स। ठीक है। और एक बेटा यहाँ पे रीजनरेशन की पावर भी होती है। जो हाइड्रा होते हैं ना उसके अंदर काफी वेल नोन रीजनरेशन पावर होगी, मतलब वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को फिर से रीग्रो कर लेता है। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म होगी वो मेडुसा होती है। और आपको बताया है कि मेडुसा के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है भाई? गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है। ठीक है। गैमेट्स बनने के बाद वो फ्यूज करेंगे, जिसको मैंने फर्टिलाइजेशन नाम दिया है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होगा। इंटरनल अगर देखें फॉर एग्जाम्पल ओरेलिया, और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखें तो इसका कॉमन एग्जाम्पल कौन है? ओवेलिया। ओवेलिया के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर हम बात करें इंटरनल की तो ओरेलिया के अंदर होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना देता है जिसमें डिवीजन होते हैं, और उस डिवीजन को हम क्या नाम देंगे? क्लीवेज। कैसे नाम देते हैं भाई? क्लीवेज। यहाँ पे क्लीवेज कैसा होता है? कंप्लीट होता है, होलोब्लास्टिक होता है। तो यहाँ पे अगर क्लीवेज की बात की जाए तो क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। डेवलपमेंट कैसे होगी भाई? डेवलपमेंट आपको पता है दो टाइप की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि लार्वा बनेगा पहले, लार्वा से अडल्ट बनेगा। लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वा नहीं बनता है और एक यंग वन है वो अपने आप मैच्योर करके अडल्ट बना देगा। तो अगर हम हाइड्रा को छोड़ दें, हाइड्रा अकेला ऐसा है जिसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जिसमें कोई लार्वा नहीं बनता है। इसके अलावा सब के अंदर कैसी डेवलपमेंट होती है भाई? उसके सब के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। दैट मीन्स कि इनके अंदर लार्वा की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे लार्वा कौन कौन से बनते हैं? प्लेन्यूला लार्वा, इफायरा लार्वा एंड स्काइफोस्टोमा लार्वा। एक बहुत ही कॉमन लार्वा है प्लेन्यूला लार्वा। से क्वेश्चन जरूर आता है, नीट के अंदर भी आता है और आपके जो एग्जाम्स होंगे जो MCQs उनके अंदर भी लार्वा से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा याद रखिए, मैंने वहाँ पे भी आपको लार्वा बताया था, पैरेंकाइमुला लार्वा, रेगोन लार्वा कोनिफेरा में। बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको प्लेन्यूला लार्वा। प्लेन्यूला लार्वा किसका होता है? ओवेलिया का। किसका होता है? ओवेलिया का। इसके अलावा मैं आपको बता रही इफायरा लार्वा। क्या नाम बता रही हूँ? इफायरा लार्वा। यहाँ एक और नाम होते हैं स्काइफोस्टोमा लार्वा। ये दोनों ही ओरेलिया के अंदर मिलते हैं। एंड स्काइफोस्टोमा लार्वा बोथ आर फाउंड इन द ओरेलिया। ये दो टाइप के लार्वा मिलते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग टाइप्स के। अब मेटाजेनेसिस मैंने आपको बता दिया था, पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया था, नीडोब्लास्ट होंगे, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने पोलिप और मेडुसा फॉर्म बताया, उसके लिए हम डिफरेंसेस देखते हैं। अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर होता है हमारा कौन? हमारा मेडुसा होता है, जिसके अंदर गेमेट्स बनते हैं, उसमें वेलम भी प्रेजेंट होगा। और इसी पोलिप और मेडुसा के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे हमने इसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया सिलेंट्रेटा का। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेट्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिलेंट्रेट्स को कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। मेनली 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली क्लास कौन सी? इसके हाइड्रोजोआ, दूसरी है स्काइफोजोआ और तीसरी है एंथोजोआ। तो यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे हुआ है? अगर पोलिप और मेडुसा फॉर्म, पोलिप और मेडुसा अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजोआ फॉर्म है। लेकिन अगर उसके अंदर मेडुसा मेनली प्रेजेंट, पोलिप एब्सेंट है तो स्काइफोजोआ। और अगर उसमें सिर्फ पोलिप फॉर्म मिले, मेडुसा फॉर्म एब्सेंट मिले तो उसको हम क्या नाम देंगे? एंथोजोआ। इस ब्याह की 3 क्लास बनी। एक आता है मेडुसा के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है वेलम। अगर वेलम प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजोआ के अंदर होगा। स्काइफोजोआ के अंदर वेलम एब्सेंट होता है और इनके अंदर भी वेलम एब्सेंट होता है। इन दोनों के अंदर वेलम एब्सेंट होगा। यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, जब मेडुसा ही नहीं है तो वेलम एब्सेंट होगा। यहाँ के मेडुसा में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे वेलम नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया, ये सब किसके अंदर आते हैं? हाइड्रोजोआ के अंदर आते हैं। ओवेलिया को बेटा पोर्टिब्यूज मैन ऑफ वॉर कहते हैं।
पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, क्योंकि यह हाईली क्या होता है, पॉइजनस होता है और इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है कि इसके टच करने से ये हाइप्नोटॉक्सिन पॉइजन ह्यूमन की बॉडी में रिलीज कर देता है और वो काफ़ी क्या होता है, डेंजरस होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। ऑरेलिया, जिसको हमने जेलीफिश भी कहा है, रिमेंबर कई बार जेलीफिश गिवन होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज नॉट ए फिश, दैट इज ए सीलेंट्रेट। एक आता है राइजोस्टोमा, ये किसमें आते हैं, स्काइफोजोआटोमस के अंदर। गोरगोनिया, गोरगोनिया की फैन लाइक शेप होने के कारण इसको क्या नाम देते हैं, सी फैन। एक आता है एडेम्सिया और एक आता है मेट्रीडियम, मेट्रीडियम को सी एनीमोन भी कहते हैं। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, एंथोजोआ के अंदर आते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीलेंट्रेट्स होते हैं जिनको दूसरे कॉमन नेम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन आए कोरल किस फाइलम से बिलोंग करती हैं, तो कोरल भी हमारे इसी सीलेंट्रेटा से ही बिलोंग करती हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, रेड कोरल, ब्लू कोरल, हॉर्नी कोरल, जैसे कि कोरेलियम, हेलीफोरा, गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को बेटा हॉर्नी कोरल्स भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक नोट सेंड कर दूंगी जिसमें बहुत सारे सीलेंट्रेट्स के नेम गिवन है अलॉन्ग विद देयर कॉमन नेम, उसी में आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज आप सीलेंट्रेटा को स्टडी करें, इसके बाद हम टीनोफोरा को स्टडी करने के लिए नेक्स्ट वाली वीडियो देखेंगे। बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं आपको जो इन्वर्टिब्रेट्स की वीडियोज़ बना के डाल रही हूँ वो आपको टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली स्टडी करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।